नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित दुबे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर पिछले 5 दिनों से हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें आप लोगों को अभी तक ये बताया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी या यूरोपीय कंपनियां आती हैं, किस तरीके से भारतीय राजाओं से संघर्ष करती हैं और किस तरीके से भारतीय क्षेत्रों पर विजित करती हैं। जैसे कि कर्नाटक वार हमने आपको बता दिया है। कल आप लोगों को प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बता दिया। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध का जो इंपैक्ट पड़ा बंगाल पर, वह इंपैक्ट आज हम बताने वाले हैं। जो इंपैक्ट था 1760 में रॉबर्ट क्लाइव लंदन लौट जाता है, लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के सेनापतित्व में जीत लिया जाता है, तब हम देखते हैं कि 1765 में फिर से लंदन से गवर्नर बनकर रॉबर्ट क्लाइव आता है। जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तो सबसे पहला कार्य क्या करता है, वो संधि करता है और उस संधि को इलाहाबाद की प्रथम संधि एवं इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। तो दो संधि हुई थी इलाहाबाद की, एक 12 अगस्त 1765 को जो शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, दूसरा 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दीन और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अब आपको यह समझना चाहिए कि अगर युद्ध बक्सर का बंगाल में लड़ा गया है तो संधि अवध के नवाब और मुगल सम्राट से क्यों की जा रही है। इसका रीजन यह है कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, उससे पहले मीर कासिम अवध के नवाब से और मुगल सम्राट से एक संधि किया था और उस संधि के माध्यम से यह हुआ था कि हमें ब्रिटिश को बाहर करना है, कहां, बंगाल से। लेकिन अंततोगत तो यह होता है कि 1764 में बक्सर के युद्ध में ये जो तीनों शक्तियां एक साथ होकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रही थी, तीनों हार जाती हैं। तीनों के हारने के पश्चात बंगाल में ब्रिटिशों का आधिपत्य हो जाता है और उसी आधिपत्य को स्थापित करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव 1765 में आता है। हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद की जो दो संधियां हुई थी। पहली संधि 12 अगस्त 1765। पहली संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, तो पहली संधि 12 अगस्त 1765 में किसके मध्य हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशों की तरफ से और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बारह अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय। 16 अगस्त 1765 को ही ब्रिटिशों की तरफ से वही रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला इन दोनों के मध्य 12 अगस्त 1765 16 अगस्त 1765 को संधि हुई। लेकिन यह संधि जब हुई तो इस संधि के कुछ प्रावधान भी रहे होंगे। इस संधि के माध्यम से कुछ लिया गया होगा, कुछ दिया गया होगा, क्योंकि संधि तभी की जाती है जब एक विजित हो गया हो, दूसरा हार गया हो। तो जो हार जाता है वो विजित राज्य को या विजित सेना को कुछ ना कुछ देता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, उस संधि के मुख्य मुख्य प्रावधान क्या थे। जब 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच संधि हुई, तो सबसे पहले
शाह आलम से क्या ले लिया गया? बंगाल, बिहार, क्योंकि उड़ीसा तो निकल ही चुका था। दीवानी इनसे ले ली, दीवानी या राजस्व। जब सब संधि इनसे की गई तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेगी। दीवानी ले लेना का मतलब है कि एक तरह ब्रिटिश भारत में, जब ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार कर रही है तो उसे एक व्यापारिक घाटे हो रहे हैं। अब उस समय ये कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश सरकार से पैसे उधार ले रही है। तो जब यहां पे हो जाता है तो दीवानी, राजस्व जब वसूलने का उन्हें मौका मिल जाता है बंगाल में, तो उससे क्या होता है, उनके आय का स्रोत हो जाता है। जब उनको आय का स्रोत हो जाता है तो उनको अपने यहां से, अपने इंग्लैंड या अपने ब्रिटेन से क्या बुलियन लेके आते थे व्यापार करने के लिए, तो उनको पैसा नहीं मंगाना पड़ रहा है। अब उससे क्या हो रहा है कि भारतीय पैसे से वो आगे चल के वो व्यापार करेंगे। तो क्या ले लेते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं। तीसरा क्या होता है, दूसरा, अवध से कड़ा, मानीपुर तक का क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेकर किसको दे देते हैं, शाह आलम को देते हैं, शाह आलम को दे देते हैं। शाह आलम को देने के पश्चात एक काम और करते हैं, शाह आलम को 26 लाख वार्षिक, उस टाइम पे भी इतना पेंशन, 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाता है। शाह आलम को 26 लाख वार्षिक पेंशन देते हैं। तो ये हो गई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच कुछ मुख्य प्रावधान जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगली संधि, इसमें एक और जोड़ना है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, कड़ा, मानीपुर, इलाहाबाद अवध के नवाब से ये शाह आलम को दे दिया गया था संधि के माध्यम से। बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, 16 अगस्त, यहां का पूरा परिवर्तन, शुजाउद्दौला बंगाल अवध के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की जाती है। उस संधि के भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं। पहला प्रावधान तो यही है कि अवध के नवाब से इलाहाबाद, कड़ा और मानीपुर लेके किसको दे दिया, मुगल सम्राट शाह आलम को। तो पहला इलाहाबाद, कड़ा, मानीपुर, ये किसको दे दिया गया, मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिया गया, शाह आलम को मिला। जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय को मिल गया। उसके बाद कंपनी को क्या मिला, अभी तो ये मुगल का दे दिया, तो 50 लाख का युद्ध क्षतिपूर्ति, लड़ने जो गए थे उसका 50 लाख का युद्ध क्षतिपूर्ति, और दूसरा चुनार का किला, 50 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति, प्लस चुनार का किला। तीसरी डिमांड जो बंगाल में उन्होंने किया था, जो फर्रुखसियर 1717 में फरमान जारी करके बंगाल में दिया था,
वो अब यहां अवध के नवाब को हराने के पश्चात इनको मिल गया क्या? अवध में कर मुक्त व्यापार। और चौथा, नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना, मतलब बफर स्टेट बना रहे। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे बफर स्टेट ये होता है, यही हमारा राज्य है, ये हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र के बाद एक और क्षेत्र, उसके बाद एक विरोधी सेना हो। अगर कोई पहले हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, अगर जैसे कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो हमसे पहले जो हमारा बफर स्टेट है उस पर आक्रमण करे। उस पर आक्रमण करेगा तब तक हम क्या हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे। अपने अपने जो हमारी सीमा रेखा होगी उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे। तो अवध को एक बफर स्टेट के रूप में रखा इसलिए, और यह भी कहा कि हमारी सेना आपके खर्चे वहां पर रहेगी, आपकी सुरक्षा के लिए। नवाब के खर्च पर ब्रिटिश सेना रखा जाएगा, वहां पर ब्रिटिश बटालियन। जब अवध में कर मुक्त व्यापार मांगे थे, एक चीज उन्होंने कहा था कि हमारा कोई भी व्यापारी आपके राज्य क्षेत्र में नहीं रहेगा। हम आपके आपके यहां जाएंगे, व्यापार करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, आपके यहां रहेंगे नहीं। इस तरीके की बात की थी, लेकिन ऐसा कोई, इन्होंने आज तक जितने भी वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया था। सारे वादे बस कर लेते थे, पूरा करने का कोई जिम्मा ही नहीं था इनका। अब आगे का देखें। बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1773। अब इसकी बात हम कर लेते हैं। किसी भी राज्य को संप्रभु होने के लिए उसके पास तीन चीज होनी चाहिए। उसका एक अपना क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र हो, उसके जो वैदेशिक चीज हो, अगर जो विदेशों से उसका संपर्क हो, विदेश मंत्रालय हो, संप्रभु होना चाहिए। उसके बाद उसके अपने राज्य के कुछ राजस्व होना चाहिए। ये अगर तीन चीज है तो कोई राज्य संप्रभु है। उसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है, जब आपको हम बता रहे थे कि जब इलाहाबाद की संधि की गई 12 अगस्त 1765 को, मतलब शाह आलम द्वितीय से जब ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव ने संधि किया था, उससे तीन चीज मांगी, तीन क्षेत्र मांगे थे, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, कि जो दीवानी थी, राजस्व, वो मांग लेना। अगर आप किसी राज्य की राजस्व ले लेंगे, अगर आप किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लीजिए, वो देश वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। जब बंगाल की अर्थव्यवस्था ब्रिटिशों के हाथ में, जिसको हम दीवानी कहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था बंगाल के शासक के हाथ में, जिसको हम निजामत कहते हैं, तो दो चीजें, दीवानी और निजामत बदल गई। मतलब जिसके हाथ में प्रशासन है उसके पास राजस्व नहीं है, जिसके पास राजस्व उसके ऊपर प्रशासन का कोई बोझ नहीं है। अगर जिसके पास प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त ही नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह राज्य कितने अच्छे तरीके से चल सकता है। जैसे कि आपके समक्ष आपका विरोधी उदाहरण है पाकिस्तान, नेपाल को देख लीजिए। तो इनके पास वित्तीय व्यवस्था ही उतनी नहीं है कि इनका साम्राज्य शासन किस तरीके से, प्रशासन सही तरीके से चल सकता है। इसलिए ये जो राज्य होते हैं, धीरे धीरे इनमें क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। सेम वही व्यवस्था हम देखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। जब बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है तो उसके कुछ इंपैक्ट पड़ेंगे,
उसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे। जब उसका प्रभाव पड़ेगा तो जो राज्य पर प्रभाव पड़ेगा उसका मार जनता को झेलना पड़ेगा। आपसे अगर कहा जाए कि आपके घर में आपको पैसा देने वाला या आपसे पैसा लेने वाला आपके घर के सदस्य होगा तो कुछ नरमी बरतेगा, कुछ आपसे रहमदिली दिखाएगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपसे कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब सिर्फ राजस्व से है, रेवेन्यू से है, जो उसको सिर्फ कलेक्ट करने आया है, वो आपके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं बरतेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, उसको सिर्फ और सिर्फ राजस्व मतलब है। इसका मतलब यह है कि आपको राजस्व देना है। आप कैसे राजस्व देंगे वो आपकी मर्जी है। आप खुद को बेच कर राजस्व दीजिए, घर को बेच कर राजस्व दीजिए, जमीन बेच कर राजस्व दीजिए, लेकिन राजस्व देना है। जब इस तरीके से खुली लूट जब शुरू हो गई बंगाल में, तो धीरे धीरे जो बंगाल समृद्ध था वो धीरे धीरे कंगाल होता चला गया। बंगाल में कुछ नहीं बचा। जाओ, बंगाल अपने प्राचीन समय से लेकर आज तक पूरी तरीके से समृद्ध था। बंगाल में द्वैध शासन लगने के बाद तो पूरी तरह से उजड़ गया, उसमें कुछ नहीं बचा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ बंजर थे, पूरा इलाका खाली हो गया था। हम देखते हैं बंगाल के द्वैध शासन में क्या होता है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा राज्य न कर पाए, हम वो ब्रिटिशों पर आधारित हो जाए, इसलिए सबसे पहले क्या कि बंगाल की सेना समाप्त कर दी गई। पहला, बंगाल की सेना समाप्त, नया नवाब की सेना समाप्त, दोनों लिख लीजिए। नवाब की सेना समाप्त कर दी गई। अगर नवाब की सेना समाप्त कर दी गई तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि अब वह सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर उसको अपने राज्य की सुरक्षा करना है तो किस पे निर्भर हो गया है? ब्रिटिशों पर निर्भर हो गया। दूसरी बात, विदेश नीति और अर्थ दोनों कंपनी के हाथ में। विदेश तथा वित्त पर कंपनी का अधिकार। तीन चीजें थी, सेना थी, वित्त था और विदेश नीति। ये तीनों कंपनी के अधिकार में हो गए। मतलब एक संप्रभु राज्य पूरी तरीके से गुलाम हो गया। जैसा कि हमने कल आपके वीडियो में बताया था कि बंगाल स्वतंत्रता से परतंत्रता की ओर, मतलब यह गुलाम हो गया। दीवान नियुक्त हो गए तो दीवानी चली गई, आई मीन राजस्व। चौथा, उप सूबेदार। पहले जो प्रशासनिक होता था वो मुगल सम्राट यूज करता था, नियुक्त करता था, अपॉइंट करता था। लेकिन अब उप सूबेदार कौन नियुक्त करेगा? ब्रिटिश नियुक्त करेंगे। उप सूबेदार के नाते निजामत, अन्य दायित्व किसको मिलेगा? नवाब को, जिसके पास कुछ नहीं है उसको प्रशासनिक व्यवस्था दे दी गई। आप चोरी ना हो राज्य में, या आप बचाओ। कैसे बचाओगे? सेना ही नहीं है, सेना समाप्त है। चोरी बचाओ, लेकिन फिर भी युद्ध करना है करो, सेना है नहीं, युद्ध कैसे करोगे? तो सारी चीजें खत्म करके फिर से प्रशासनिक दायित्व नवाब के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं इससे आगे की। इससे आगे हम देखते हैं कि अब बंगाल का नवाब चेंज हो जाता है, द्वैध शासन आता है, बंगाल का नवाब चेंज हो जाता है। बंगाल का नवाब किसे बनाते हैं? रजा खान को।
नवाब कौन बनता है? रजा खान। रजा खान बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन नवाब बन जाता रजा खान, लेकिन इसके अंतर्गत दो क्षेत्र हैं, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। उसके लिए उप सूबेदार कौन नियुक्त करेगा? उसके लिए उप सूबेदार भी ब्रिटिश ही नियुक्त करेंगे। तो किसको नियुक्त करते हैं? एक राज दुर्लभ है, नाम सुना होगा राज दुर्लभ का, कृष्णदास के पिता थे, मतलब जो सिराजुद्दौला के हार के लिए जिम्मेदार थे, जिनसे इन्होंने साइन किया हुआ था, जो षड्यंत्र में शामिल थे सिराजुद्दौला के खिलाफ। राज दुर्लभ को बिहार का उप सूबेदार बनाया जाता है। राय दुर्लभ उड़ीसा का, राय दुर्लभ को उड़ीसा का बनाया जाता है। और दूसरा सिताब राय को बिहार का। रजा खान नवाब, हाथ में कुछ नहीं, नाम के नवाब, काम के कुछ नहीं। ये दो जो नियुक्त हुए थे, कंपनी के द्वारा हुए थे नियुक्त। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। ये उड़ीसा में क्या कर रहे हैं या बिहार में क्या कर रहे हैं? राजा खान को कोई उत्तरदायित्व नहीं, ये इनका उत्तरदायित्व किसके प्रति है? ब्रिटिश कंपनी के प्रति है। राय दुर्लभ और बिहार और सिताब राय क्या करेंगे? ये इनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये तो ना इनको अपॉइंट कर सकते हैं ना इनको हटा सकते हैं। दोनों इनके पास कोई शक्ति नहीं दी गई। ये दोनों किसके लिए है? ब्रिटिश के लिए। ये कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि रजा खान के लिए। इनको अपॉइंट करने का, इनको हटाने का दोनों जो अधिकार है वो ब्रिटिश के पास है। अब जब इतना सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, जब नवाब के हाथ में कुछ नहीं है, जब नवाब के हाथ में कुछ नहीं है, तो जब जाहिर सी बात है कि बंगाल की जनता को कष्ट भोगने पड़ेंगे। अगर बंगाल की जनता को कष्ट भोगने पड़ेंगे तो कौन कौन से कष्ट भोगने पड़े वो लिख लेते हैं। मिटाने वाला यार, एक लाइन उसमें ऐड कर देते हैं, दैध शासन के दोष या कमियां। क्या है? बंगाल में द्वैध शासन के दोष है, कमियां। कमियां क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख कमी है, कानून व्यवस्था का संकट आ गया। कानून व्यवस्था का संकट, पहला कानून व्यवस्था का संकट। अब बात कर लेते हैं कानून व्यवस्था का संकट आया कैसे। कानून व्यवस्था का संकट आने का कारण है नवाब के पास राजस्व है, नवाब के पास सेना है। अगर कहीं चोरी हो जाती है, अगर मान लीजिए वर्तमान सरकार में अगर पुलिस नहीं है और उसके पास राजस्व नहीं है, अगर कहीं पे कोई घटना घट जाती है तो वर्तमान सरकार क्या करेगी? कोई प्रदेश सरकार क्या कर सकती? कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस है नहीं तो वहां पर ना तफ्तीश होगी ना जांच होगी, तो क्या होगा? कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कानून व्यवस्था रहेगी ना, सिर्फ चोरों का, लूटखोरों का ही राज रहेगा। दूसरी चीज, अकाल भीषण पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद हम देख रहे थे, अगर हम देखें मध्यकाल में पूरे या एंशिएंट काल में देखें, तो जो नवाब होता था, जो प्रांतपति होता था या जो राजा होता था, वो क्या करता था? अकाल पड़ने के बाद अपनी जनता से सबसे पहले वो रियायत से पेश आता था, राजस्व में छूट दे देता था। राजस्व में छूट देने के पश्चात वह कार्य करता था कि कोई भी जनता भूखा ना मरे, इसके लिए वो लंगर की व्यवस्था करता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था शुरू करता है। वो इतना राशन तो जरूर सबको मिल जाता था कि कोई भूखा ना सो सके, लेकिन
यहाँ पे जब राजा के पास कुछ है नहीं, राजा के पास ना रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार है, राजा के पास ना सेना है, तो राजा किस प्रकार से अपनी जनता का भरण पोषण करेगा? जब राजा अपनी जनता का भरण पोषण नहीं कर पाएगा तो जनता जाहिर सी बात है कि जो करेगी वो चोरी करेगी, डकैती करेगी, लूट मार करेगी। और अकाल पड़ा है, जिसके पास कुछ खाने को नहीं है, जनता से सर आप ही मान लीजिए कोविड-19 का दौर चला है, सरकार ने कितने प्रकार की व्यवस्थाएं की है, बहुत इतने सारे फंड जारी किए हैं, तो सरकार क्या करती? यही करती। लेकिन ब्रिटिशों को तो सिर्फ और सिर्फ राजस्व से मतलब था, पैसे से मतलब था, उनको अपना व्यापार बनाना था, फिर चाहे जैसे करना हो। एक घटना याद आती है कि एक गवर्नर जनरल अपने सैनिक से, अपने नीचे जो कलीग है उससे कहता है कि मुझे राजस्व चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। तो कहता है कैसे दे सर, यहाँ पे तो घास का सिवा कुछ नहीं बचा है। तो कहता है कि घास बेच दो, घास भी बहुत अच्छी चीज है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता में किस तरीके से व्यापारीकरण बच चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू और व्यापार करने आए थे, जनता की भलाई से उनका कोई मतलब नहीं था। तीसरी बात करें, आप देखते हैं कि जो राजस्व वसूली होती है वो इजारेदारी प्रथा पे होती है, ठेकेदारी प्रथा पर। इजारेदारी या ठेकेदारी, ठेकेदारी प्रथा क्या है? ठेकेदारी वह प्रथा है जहां जब किसी चीज को, जैसे अपन जाते हैं नीलामी में, जैसे होता है जब टेंडर होता है तो क्या होता है, जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाने वाला होता है उसी को टेंडर दे दिया जाता है। यहाँ पे तो जो सबसे ज्यादा राजस्व देगा, जो सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करके देगा, उसी को राजस्व वसूलने का टेंडर मिलेगा। अगर कोई ठेकेदार है, कोई महाजन है, कोई सेठ है जो उस टाइम पे रहा करते थे, तो क्या कर, अगर वो ठेका ले रहा है, ये तो है नहीं कि मैं 100 रुपया का ठेका लिया हूं तो मैं सिर्फ 70 रुपया कमाऊं। उसका तो उद्देश्य होगा कि मैं 100 रुपया लिया हूं तो कम से कम इससे 150 रुपया अर्न करूं, कम से कम मैं प्रॉफिट में जाऊं। तो इसके माध्यम से जनता के ऊपर अनेक जुल्म ढाए गए। उससे क्या हुई कि पूरी की पूरी कृषि बर्बाद हो गई, पूरा का पूरा व्यापार चौपट हो गया और पूरी जनता भूखों मरने लगी। जनता ने अधिशेष उत्पादन करना ही बंद कर दिया, क्योंकि अधिशेष उनके पास बचता ही नहीं था। राजस्व इतना ज्यादा लगा दिया गया था कि वो खाने भर का नहीं होता था। जहां राजस्व बंगाल के टाइम में 50% था, वहीं राजस्व से बढ़कर लगभग 350% के ऊपर पहुंच गया था। इस तरीके की निर्ममता के साथ राजस्व वसूला जाता था। ब्रिटिश कंपनी ने इतना दुर्व्यवहार किया था। तीसरी बात, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का अर्थ यह नहीं है कि जो भारतीय व्यापारी थे उनको मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया, नहीं, उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उनको, बल्कि मुक्त व्यापार किसे मिल गया? ब्रिटिशों को मिल गया मुक्त व्यापार करने का अधिकार। और दूसरी बात, जनता पर उन्होंने अनेक प्रकार के टैक्सेशन लगा दिया, अनेक प्रकार के कर लगा दिए, उनके व्यापार को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। अलग से कर लगा देते थे, चुंगी कर लगाते थे, राहदारी कर, इतने सारे कर लगा देते थे कि वो सामान बनाना बंद करते। हम देखते हैं, वो एक कहावत है, एक है गवर्नर जो लोग कहता है कि पूरे भारतीय क्षेत्र में, मतलब बंगाल के भारतीय क्षेत्र में क्या दिखाई थी? जुलाहों की सफेद सफेद हड्डी, हड्डी तो सफेद होती है, तो जुलाहों की हड्डियां पूरे बंगाल को, मैदान को सफेद कर रही थी। समझ सकते हैं कि किस तरीके की दरिद्रता व्याप्त हो गई, किस तरीके की लूटमार ब्रिटिशों ने बंगाल में स्थापित कर दिया था द्वैत शासन के दौरान, या पूरे अपने ब्रिटिश काल के दौरान किस तरीके की दुर्व्यवस्था स्थापित कर दिया था। जो एक समृद्ध सुदृढ़ प्रशासन जहां पर बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खान ने स्थापित किया था, वहां पर बंगाल ने लगभग 7 सालों में पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिया। पांचवा, वही भारतीयों के सामान पर कर लगाना। भारतीयों के सामान पे कर लगा दिया, अलग से ज्यादा खुद का तो मुक्त व्यापार हो गया। अब जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई चीज उत्पाद कर रहे हैं और हम भी किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, दोनों वस्तु का उत्पादन लागत मूल्य सेम है,
लेकिन मैं अपने वस्तु पर कर ना लगाऊं और आपके वस्तु पर कर लगा दूं तो आपकी वस्तु लाजमी सी बात है कि महंगी हो जाएगी हमारी वस्तु की अपेक्षा। अगर जब कोई महंगी वस्तु हो जाएगी तो कौन ऐसा है कि जो महंगी वस्तु खरीदेगा सस्ती वस्तु को छोड़कर? कोई नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके से भारतीय जो व्यापार उस समय चल भी रहा था, जो भारतीय हथकरघा का व्यापार था, जो कपड़ों का व्यापार था, मसालों का व्यापार था, सोरा का व्यापार था, वो पूरी तरीके से उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं और उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। दो चीज, बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लगवाया था, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर देते हैं। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा, कल हम पढ़ेंगे 1773 का चार्टर एक्ट। अच्छा, एक चीज और देख लो, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो जाता है लेकिन जनता का हालत बिल्कुल नहीं बदलता। दूसरी बात, इतना सारा राजस्व वसूलने के बाद भी ब्रिटिश कंपनी घाटे में जा रही थी और जो ब्रिटिश नौकरशाह थे जो कंपनी में काम कर रहे थे वो दिनों दिन पूंजीपति होते जा रहे थे, अधिक पैसे आ रहे थे, उनका इंग्लैंड में विरोध हो रहा था। इतने ये समृद्ध होते जा रहे थे फिर भी ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पैसे मांग रही थी अपने, क्योंकि ये घाटे में जा रही थी। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश कंपनी को किस तरीके से रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 1773 का चार्टर एक्ट आता है और रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो ये हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि ये पढ़ने लायक है, आगे कुछ करने लायक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।